हाँ, तो शुरू करते हैं। सो एमरल्ड फाइनेंस का रिजल्ट्स आ गया है, उसका कॉन कॉल भी हो गया है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कंपनी। ये एक फिनटेक मॉडल पे काम करती है। अगर आप इसके बेसिकली ये एक एनबीएफसी है, तो अगर आप इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो एक ये यूनिक मॉडल लाए हैं इंडिया में। इसको ये लोग अर्ली वेज एक्सेस कहते हैं। ये मॉडल पहले अगर आप देखेंगे तो यूएसए, यूरोप वगैरह में काफ़ी फेमस था। तो मैनेजमेंट कहती है कि जनरली ऐसा होता है कि जो यूएस में चीज़ होती है वहाँ से वो यूरोप और फिर यूएस मतलब इंडिया में आती है। बट इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में गई है, जहाँ जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस में। तो वहाँ पे इसका मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुआ और कंपनियाँ काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमाई और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन गई है। और रिसेंटली इंडिया में अभी इसका इमरजेंस सॉर्ट ऑफ ही है, बहुत ही छोटे स्केल पे है। तो अभी ये बहुत स्केल अप नहीं किया है ये बिज़नेस। तो एमरल्ड फाइनेंस एक वन ऑफ द प्लेयर है जो इस सेक्टर में अभी काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट कहता है कि ये जिस तरह के मॉडल पे काम करता है, ये बेसिकली एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे जो बड़े बड़े बैंक और एनबीएफसी है, उनके मॉडल पे काम करने के स्टार्ट कर मतलब बेसिकली उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उन्हीं के बेसिस पे ये लोग एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कहा था कि ये जो अर्ली वेज एक्सेस है, इसको एक तरह से वो लोग अ वे ऑफ रिक्रूटिंग द कस्टमर कर रहे हैं। अगर आप इसमें भी एक यूनिक एडवांटेज है। अगर आप बाकी कंपनियों को देखेंगे तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होता है, देयर इज सर्टेन अमाउंट टू बी पेड। बट यहाँ पे जब ये लोग कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं तो इन अ वे वो अर्ली वेज एक्सेस के वाया एक्वायर कर रहे हैं। और वहाँ पे जो ये लोग कस्टमर्स को एक अर्ली वे में जो सैलरी देते हैं उस पे एक एक फ़ी चार्ज करते हैं अराउंड 1.5%। सो बेसिकली यहाँ पे जो कस्टमर एक्विजिशन की स्ट्रेटजी है वो भी एक प्रॉफिटेबल मेथड ही है। सो द मीन्स कि वो लोग इससे भी पैसे अर्न कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जस्ट लाइक द मॉडल ऑफ बजाज फाइनेंस, वो लोग इसके वाया जो कस्टमर्स है, मतलब जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है वाया द ऑफकोर्स वाया द कंपनीज, उनको ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, बिजनेस लोन्स हो गए, कार लोन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें उनको क्रॉस सेल करते हैं। एट द सेम टाइम इनका एक और प्रोडक्ट है जिसको ये लोग पर्सनल लोन्स के वाया कहते हैं, जो कि अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है। तो उसमें भी ये लोग एम्प्लॉयज़ को 3 से लेके 9 मंथ्स के बीच में एक सॉर्ट ऑफ अ लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी इनका मॉडल बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ जो ईएमआईज़ कटनी है, सॉर्ट ऑफ ईएमआईज़ कटनी है, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर ही काट लेगा। तो जो चांसेस ऑफ एनपीएस हो जाते हैं वो इन कंपनियों में बहुत कम होते हैं। लास्ट क्वार्टर तक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनियों में एनपीए 0 था। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनके 2 एनपीए आए हैं, एक 3,500 रुपये का है और एक अराउंड 40,000 रुपीज़ का है। और इसमें मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये भी पैसा रिकवर कर लेंगे। सो द चांस ऑफ अ प्रोडक्ट बिकमिंग एन एनपीए इज़ वेरी लेस, बिकॉज यहाँ पे जब ये किसी कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस वो लोग चेक कर लेते हैं। तो और दूसरा ये है, कोई भी एक सिंगल पर्सन पे लायबिलिटी नहीं है, जो मतलब बेसिकली कंपनी ही पैसा काट लेगी। तो द चांस ऑफ किसी इंसान के अगर वो लोन नहीं दे, वो मतलब लोन या पैसा वापस नहीं करे, उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर कल को ऐसा होता भी है तो इन्होंने कलेक्शन टीम के बारे में इन्होंने बताया। ऑल तो अगर आप देखोगे तो अनलाइक अदर एनपीएफसीज, इनकी कलेक्शन टीम बहुत बड़ी नहीं है। इनके कलेक्शन टीम में बस 2 ही लोग हैं और एट द सेम टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर से एक थर्ड पार्टी एजेंट्स और कंपनीज इस तरह के लोगों को हायर करते हैं। बट मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि आज तक कभी उस तरह की रिक्वायरमेंट आई भी नहीं है। तो ये तो बेसिकली कंपनी के बारे में बात हो गया, इनके अर्ली वेज एक्सेस के बारे में बात हो गया। अब अगर इनको अपना अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम को बढ़ाना है, जो कि प्रेजेंटली अराउंड 4.5% ऑफ इनके रेवेन्यू का आता है, ठीक है। तो अगर इन्हें इस मॉडल को बनाना है तो इन्हें धीरे धीरे नए नए कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप पिछले 4 से 5 क्वार्टर का इनका डेटा देखेंगे तो इन्होंने हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑनबोर्ड किए हैं उसका नंबर बढ़ते ही जा रहा है। तो जैसे अगर मैं आपको डेटा बताता हूँ, तो जब Q2 FY25 में इनके 15 कॉर्पोरेट से 15 से Q3 में 17 हुए, Q4 में 20 हुए, और अभी जो Q1 है वहाँ पे 25 कॉर्पोरेट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। और अभी जो Q2 का टारगेट है इनका 40 to 45 कॉर्पोरेट्स को ये लोग ऑनबोर्ड करना चाहते हैं।
अगर FY25 का अगर टारगेट देखेंगे तो इनका 60 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड करने का टारगेट था और इन्होंने 62 किया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ FY25 इनके टोटल 92 कॉर्पोरेट्स हो गए थे। तो अभी इनका टारगेट है कि FY26 में इन लोगों को 250 कॉर्पोरेट्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 25 कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड कर लिया, सेकंड क्वार्टर में 40 to 45 कॉर्पोरेट्स को ये लोग ऑनबोर्ड करेंगे, तो 40 तो 65 कॉर्पोरेट्स हो जाएंगे। तो किसी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि दिस फिगर लुक्स बहुत ही ओवर, मतलब लाइक बहुत बड़ा फिगर लगता है, तो क्या आप लोग इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, तो एंड दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये लोग कर पाएंगे। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर से इनका जो नंबर ऑफ कॉर्पोरेट एडिशन है वो भी बढ़ाई है। 15 से एक क्वार्टर में 25 हुआ है, अब नेक्स्ट क्वार्टर में 40-45 जा रहे हैं। तो आगे में भी वो लोग 60-70 उस तरह के नंबर्स को टारगेट कर रहे हैं, और उसके अगले क्वार्टर में इवन हायर नंबर्स को टारगेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, इनका जो अभी जो पहले ये लोग कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहे थे तो वो छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स हुआ करते थे। अगर अब आप देखेंगे तो इन्होंने रिसेंटली कॉन कॉल में भी बोला कि इन्होंने एक कंपनी है उसका नाम सुप्रीम इंटरप्राइजेस है, जो कि 3500 एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो पहले ये लोग 100, 200, 300 इस तरह के कंपनियों को टारगेट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 100-200 हैं। तो जैसे जैसे ये एक्सपांड करेंगे और इनका जो मॉडल है ज़्यादा लोगों को मालूम चलेगा, तो वो लोग और बड़े बड़े कंपनियों को ऑनबोर्ड कर पाएंगे। तो जब ये लोग ज़्यादा बड़े कंपनियों को ऑनबोर्ड करेंगे तो क्लियर है कि जो मार्केट टैम जो है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है इनका, वो बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया। अभी जो अगर आप FY25 देखेंगे तो जो लास्ट क्वार्टर था वहाँ पे इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया था, मंथली डिस्बर्समेंट। तो ये लोग मंथली डिस्बर्समेंट का टारगेट रखते हैं। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा था कि द इशू इज़ नॉट ऑफ ग्रोइंग द टॉप लाइन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो ये लेवरेज्ड बिजनेस होता है, जैसे कि बैंक, NBFC या फिर फिनटेक मॉडल हो गया, जहाँ पे आप बेसिकली लोन्स देते हैं, तो पैसा देना बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। मतलब अगर आप पैसे बांटोगे तो कोई भी पैसे लेने आ जाएगा, बट द इशू इज़ रिकवरिंग दोज मनी, सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, दैट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट आस्पेक्ट। तो मैनेजमेंट ये कहती है कि हमें AUM ग्रो करने में या फिर टॉप लाइन ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट दे आर टारगेटिंग इज़ कि वो रिस्क मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अभी ये NBFC क्राइसिस भी NBFC क्राइसिस बोल रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारा क्राइसिस हुआ था। तो इसीलिए ये लोग जो पर्सनल लोन वाला जो सेगमेंट था इनका, उसको थोड़ा डिले कर रहे हैं और थोड़ा धीरे उस पर ग्रो कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एक और अपना प्रोडक्ट चालू किया था, उसका नाम था इनवॉइस डिस्काउंटिंग।